हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। आज हम अपनी बिल्कुल नई सीरीज़ का स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपका व्यवसाय अध्ययन बीएसटी जो आपका टॉपिक है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। उसमें सीबीएसई कक्षा 11 का क्लास 11th का चैप्टर 1 अध्याय 1 दैट इज़ व्यवसाय व्यापार और वाणिज्य। इसका आज हम भाग एक कई पार्ट्स में चैप्टर हम डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन पहले हम इसका भाग एक स्टार्टिंग का पार्ट देखते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर जो बताया गया है वो किसी भी क्षेत्र का आर्थिक और वाणिज्यिक विकास उसके प्राकृतिक परिवेश मतलब उसका वहाँ पर नेचुरल इन्वायरमेंट कैसा निर्भर करता है। ये है भारतीय उपमहाद्वीप जिसका विस्तार उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तक है। देखो फैला हुआ वहाँ पर के लिए भी सत्य है। व्यावसायिक मार्ग जिन्हें लोकप्रिय रूप से रेशमी राह कहा जाता है, मतलब ऐसा जो अच्छा लगे, जिसमें जल्दी सुगमता से शीघ्रता से आप व्यवसाय कर सके, उसको रेशमी राह कहा गया है। सामान्य रूप में संपूर्ण विश्व और विशेष रूप से एशिया के में आसपास के विदेशी राज्यों और साम्राज्यों से व्यावसायिक और राजनीतिक संपर्क स्थापित करने में मदद मिलता था। भारत से, जैसे कि आपको पता है, मसाले के व्यापार में उपयोग किए गए पूर्व और पश्चिमी को जोड़ने वाले समुद्री मार्गों को मसाला मार्ग के रूप से जाना जाने लगा। क्योंकि वहाँ पर मसालों का आयात निर्यात किया जाने लग गया था। प्राचीन भारत में इन्हीं मार्गों के कारण प्रमुख राज्य जैसे कि महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र और औद्योगिक क्षेत्र निखरे, मतलब नए नए ऐसे और कमर्शियल एक्टिविटीज़ की वजह से ये सब क्षेत्र बनने लग गए, जिन्होंने बदले में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रगति को सुगम बनाया, मतलब आसान कर दिया। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को काफ़ी आसान कर दिया। प्राचीन काल में व्यापार और वाणिज्य में भारतीय उपमहाद्वीप को आर्थिक जगत में एक महान निर्यातक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी, मतलब निर्यातक केंद्र बनता जा रहा था वो इन्हीं सब की वजह से। पुरातात्विक प्रमाणों ने प्रदर्शित किया है कि प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार भूमिगत और सामुद्रिक अंतर्देशीय व विदेशी व्यापार और वाणिज्य ही था, मतलब विदेशी का व्यापार और सामुदायिक अंतर्देशीय भूमिगत जो था, इन्हीं की वजह से ओवरऑल व्यापार पॉसिबल हो पाया था। ईसा पूर्व 3री शताब्दी के व्यापारिक केंद्र भी आए, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापारियों और व्यापारिक समुदायों के वर्चस्व का, मतलब उन्होंने एकाधिकार कर लिया था, हमारे भारतीय समाज का निर्माण हुआ। प्राचीन काल के दौरान राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और सैनिक सुरक्षा में अधिकांश संयुक्त भारतीय उपमहाद्वीप और व्यापार नियमों को ध्यान में लगाकर योजनाएं बनाई गई थी, मतलब इन सब चीज़ों को ध्यान रख के योजनाएं बनाई गई थी कि किस तरीके से व्यापार को आगे बढ़ाया जाए। इससे एक सामान्य आर्थिक व्यवस्था बनी, मतलब ऐसी व्यवस्था प्रणाली बन गई जिसमें कि मापन में एक रूपता आ गई। मापन मतलब चीज़ को माप के देने में एक रूपता आ गई, मतलब सामान्य एक जैसा ही हो गया, सिमिलरिटी आ गई। तो मुद्रा के रूप में सिक्कों के उपयोग का सबसे बड़ा देखो यहाँ पॉइंट आ रहा है, ने व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाया व बाजार को विस्तारित किया, मतलब फैला दिया, उसका विकास कर दिया, मतलब बहुत जगह उसको विस्तारित कर दिया। विदेशी बैंकिंग प्रणाली, देखो स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली के अंदर क्या आ रहा था, स्वदेशी मतलब कि हमारे जो अपने घर की, मतलब कि हमारे देश की जो बैंकिंग प्रणाली थी, बैंकिंग जो व्यवस्था थी, उसके बारे में बात हो रही है, जो हमारे देश की अपनी निजी थी। आर्थिक जीवन में प्रगति के साथ मुद्रा के रूप में अन्य वस्तुओं के उपयोग की को धातुओं ने अपनी विभाजकता और स्थायित्व के गुणों के कारण प्रतिस्थापित किया, मतलब उन्होंने वहाँ पे स्थापित कर दिया उसको कि ये सब चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। मुद्रा से बहुत फर्क पड़ा था। जैसे ही मुद्रा ने मापन की इकाई और विनिमय के माध्यम से के रूप में काम किया, मुद्रा ने मतलब विनिमय करना, मतलब एक्सचेंज करना, और उसकी मापन की इकाई मतलब एक एक्सटेंडेड यूनिट जब बन गई, धात्विक मुद्रा की शुरुआत हुई और इसके उपयोग से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ गई बहुत ज़्यादा। हुंडी काफ़ी कॉमन वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं इसमें, और चिट्ठी जैसे दस्तावेजों का उपयोग, मतलब जो व्यापार में यूज़ किया जाता है दस्तावेज, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को द्रव लिक्विड के लेने देने में होने लगा। प्रमुख विनिमय के साधन के रूप में उपमहाद्वीपों में हुंडी ने काम किया, जो स्थानीय भाषा में थी, मतलब स्थानीय भाषा लोकल लैंग्वेज, जैसे मतलब कहीं पे कोई तमिल के साइड में तमिल की लैंग्वेज यूज़ करेगा, इस टाइप की बात हो रही है। और अनुबंध मतलब एक एग्रीमेंट बना लिया के आधार पर बिना शर्त द्रव्य के भुगतान का वचन
या आदेश, अधिपत्र, वारंट, एक वारंट लेके चलता था वो साथ में, वैध विनिमय द्वारा हस्तांतरण से परिवर्तनीय थी, मतलब कि एक लीगल हम उसको एक्सचेंज कर सकते थे। निम्नलिखित प्रकार की हुंडी को दोहा का जिक्र किया गया है जो उस टाइम प्रचलन में थी। पहली हुंडी का नाम है धनी जोग, जो ये दर्शनी थी, और किसी भी व्यक्ति को, देखो मैंने इसमें काम किया था कि भुगतान पाने वाले का कोई दायित्व नहीं था, उसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। शाहजोग की भी दर्शनी कैटेगरी में आ रही थी, और इसमें भुगतान पाने वाले का ही दायित्व था, तो उसका जस्ट अपोजिट हो गया। एक इसमें होती है, देखिए, फमान जो दर्शनी है, हुंडी आदेशित व्यक्ति को दे होती है। फिर एक है देहनहार, ये भी आपकी दर्शनी कैटेगरी में आती है। और वाहन या प्रस्तुत करता, जो मतलब प्रस्तुत करता है, उसको प्रस्तुत करता है, प्रेजेंट करता है, उसको दे होती है, उसको दी जाती है। फरमान जोग, ये मुद्दती कैटेगरी में आती है, जो कि हुंडी निश्चित अवधि के बाद आदेशित व्यक्ति को, जो आदेशित जिसको आपने डायरेक्शन दिया है उसको होती है, उसको देना होता है। जोखिमी वाली क्या होती है, ये मुद्दती होती है, ये प्रेक्षित माल पर आहरित, इस पर आधारित होती है। देखिए, यदि माल मार्ग में खो जाए तो आहर्ता या धारक लागत वहन करता है, ठीक है, वही लागत वहन करेगा। और आयाती आहरी का कोई दायित्व नहीं होता, उसका कोई दायित्व नहीं होता, बीच में खो गया तो वो उसी का, जिसके बाद जा रहा होता है वो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, बात की गई है स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली में मुद्रा, उधार एवं साख पत्रों के माध्यम से घरेलू और विदेशी व्यापार के वित्त पोषण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब कि वित्त पोषण यानी कि उसका वित्तीय जो फाइनेंशियल पोजीशन थी उसको बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी बैंकिंग प्रणाली ने। बैंकिंग के विकास के साथ साथ लोगों ने बैंकरों के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों या सेठों के साथ कीमती धातुओं को जमा कराना शुरू कर दिया, और यह पैसा निर्माताओं को अधिक वस्तुओं का उत्पादन करने हेतु संसाधनों की आपूर्ति करने के लिए एक साधन बन गया। मतलब लोन की तरह उसको देने लगे। फिर वो कृषि और पशुपालन प्राचीन लोगों के आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण घटक रहा है, ठीक है। अनुकूल जलवायु परिस्थितियाँ, मतलब जैसे अगर जलवायु परिस्थितियाँ वहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट अच्छा होगा के कारण वे एक साल में 2 या कभी कभी 3 फसल भी उगा सकते थे वे। इसके अतिरिक्त सूती वस्त्रों की बुनाई, रंगाई, बर्तनी मिट्टी के बर्तन बनाना, कला और हस्तशिल्प, मूर्ति कला हो गया आपका, कुटीर उद्योग हो गए, राजगिरी, यातायात साधन हो गए जैसे गाड़ियाँ, नौकाओं और जहाज को चलाना वगैरह का निर्माण आदि में उन्हें अतिरिक्त आय हो जाती थी, जिससे वे बचत और आगे निवेश भी करते थे, मतलब कुछ बचा भी लेते थे और आगे इन्वेस्ट भी कर दिया करते थे। प्रसिद्ध वर्कशॉप यानी कारखाने थे जहाँ कुशल कारीगर काम करते थे और कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित करते थे, मतलब कि जो रॉ मटेरियल था उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते थे, जिसकी बहुत मांग थी। परिवार आधारित प्रशिक्षुता प्रणाली, मतलब कि शिक्षण करना यानी कि कह सकते हैं ट्रेनिंग करना, परिवार आधारित यानी फैमिली का जो बिजनेस था प्रचलन में थी, और उसका व्यापार हेतु प्रशिष्ट कौशल प्राप्त करने में विविधता पालन किया जाता था। मतलब कि अच्छे से उसको कौशल प्राप्त करना यानी कि ट्रेन करने में उसका यूज़ किया जाता था। कारीगर, शिल्पकार और विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के कुशल श्रमिक कौशल और ज्ञान को विकसित कर उसे एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में प्रदान करते थे, ले जाया करते थे। इससे व्यापार और वाणिज्य के वित्त पोषण हेतु वाणिज्यिक और औद्योगिक बैंक बने, तथा मतलब इस टाइप के कमर्शियल बैंक्स बनते जाए गए, तथा कृषकों को, जो किसान थे, को अल्प और दीर्घकालीन ऋण यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग टर्म ऋण यानी कि लोन देने के लिए कृषि बैंक यानी कि जो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड बैंक्स बनने लग गए, अस्तित्व में आ गए। माध्यमों का उदय हुआ। देखो, जैसे कि व्यापार के विकास के माध्यमों को प्रमुख भूमिका रही। उन्होंने व्यापार और विशेषकर विदेशी व्यापार यानी कि फॉरेन ट्रेड का जोखिम वहन करने की जिम्मेदारी लेकर निर्माताओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की। मतलब कि फाइनेंशियल उनको पैसे की मदद करी। इसमें कमीशन एजेंट, दलाल और फुटकर दोनों प्रकार के माल के वितरक जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे शामिल थे। विदेशी व्यापार बढ़ता हुआ। एशिया में बड़ी मात्रा में सोना, चांदी और बहुमूल्य धातुएं लाया और इसकी बड़ी राशि भारत की ओर रही। जगत सेठ जो थे, जो मतलब ओवरऑल हर जगह व्यापार करते थे, जैसी संस्था का भी विकास हुआ, जो मुगल काल और ईस्ट इंडिया के दोनों के दिनों में उनका बहुत प्रभाव रहा। बैंकरों ने न्यासों यानी कि ट्रस्टी और अक्षय निधि यानी कि एंडारमेंट को निष्पादन के रूप में
कार्य करना प्रारंभ कर दिया, मतलब इस वे में वो काम करने लग गए। विदेशी व्यापार का वित्त पोषण ऋण से होता था, मतलब जिसको वित्त की फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट थी वो ऋण यानी कि लोन लेके होता था। यद्यपि लंबी यात्राओं में विशाल जोखिम को देखते हुए ब्याज की दर में उच्च रखा जाता था, मतलब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रखा जाता था उस केस में। उधार सौदों के अभ्युदय तथा ऋण व अग्रिम की उपलब्धता ने गतिविधियों को बढ़ाया, मतलब कि जो इस टाइप के सौदे होने लगे और ऋण वगैरह और अग्रिम मतलब कि एडवांस में जो उपलब्ध कराने लगे वो उनसे बढ़ावा मिला गतिविधियों में। भारतीय उपमहाद्वीपों ने अनुकूल व्यापार संतुलन के फल का लाभ आनंद लिया, जिसमें निर्यात बड़े अंतर से आयात में अधिक होता था, मतलब जो निर्यात था वो आयात से ज़्यादा होने लग गया। स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली में ने निर्माताओं, व्यापारियों और सौदागरों को विस्तार और विकास के लिए अधिक पूंजी कोषों से लाभान्वित किया, मतलब कि उनको बेनिफिट में। परिवहन आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम था। प्राचीन काल में जल और स्थल मतलब दोनों तरह के परिवहन लोकप्रिय थे। व्यापार जमीन और समुद्र दोनों माध्यम से होता था। संचार के साधन के रूप में सड़कें विकास की संपूर्ण प्रक्रिया खासतौर से स्थल मतलब ज़मीन पर और अंतर्देशीय व्यापार में जो इंटरनेशनल व्यापार होता था, ट्रेड होता था, में बुनियादी महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। उत्तरी सड़क मार्ग जो उत्तर की तरफ था मूल रूप से असम से तक्षशिला तक फैला माना जाता था। दक्षिण में भी पूर्व से पश्चिम तक फैले व्यापारिक मार्ग संरचनात्मक रूप से व्यापक थे, मतलब बहुत बड़े थे तथा गति और सुरक्षा के लिए भी उपयुक्त थे। समुद्री व्यापार वैश्विक व्यापार नेटवर्क की एक अन्य महत्वपूर्ण शाखा थी, मतलब इसकी एक नेक्स्ट थी वो मालाबार तट जिस पर मुजीरिस स्थित है का अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार से पुराना इतिहास रहा है, मतलब चलता आ रहा था वो, जो रोम साम्राज्य के युग तक जाता है। काली मिर्च जो आपके जिसे हम क्लोव भी कहते हैं, विशेष रूप से रोमन साम्राज्य में मूल्यवान थी और काले सोने के नाम से जानी जाती थी। सदियों तक इस व्यापार के लिए मार्ग पर हावी होने के लिए विभिन्न साम्राज्यों और व्यापार शक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता मतलब कंपटीशन और संघर्ष का कारण बनी रही। इन मसालों के लिए भी भारत के वैकल्पिक मार्ग की तर्ज में 15वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, जो आप नाम सुना होगा, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और 1498 में मालाबार के किनारों जैसे कि वास्को डी गामा भी आया। फिर कालीकट जैसे ऐसा व्यस्ततम मतलब कि बहुत ज़्यादा बिजी विक्रय केंद्र बन गया था और कि मध्य पूर्व से लोबार आवश्यक तेल और गांधार यानी कि परफ्यूम जिसे हम कहते हैं जो गंध जिससे आती हैं के उपयोगी सुगंधित रेजिन दवाइयाँ लेने के लिए यहाँ चीनी जहाज भी आते थे और साथ ही साथ भारत में काले मिर्च, हीरे, मोती और कपास भी ले जाते थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में दक्षिणी या कोरा मंडल तट पर पुलिकट प्रमुख बंदरगाह था, नाम था उसका। पुलिकट बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशिया के लिए कपड़ा प्रमुख निर्यात था, ये में निर्यात होता था। अब देखो मजबूत व्यापारी समुदाय की बात हो रही है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गए थे। दक्षिण भागों में अलग अलग समुदाय व्यवसाय में आए, जैसे कि पंजाबी और मुल्तानी व्यापारियों ने उत्तरी क्षेत्र में कारोबार संभाला, जबकि भट्ट ने गुजरात और राजस्थान के राज्यों में व्यापार का प्रबंधन किया। पश्चिमी भारत के इन समूहों ने महाजन कहा जाता था और अहमदाबाद में जैसे कि शहरी क्षेत्रों में व्यावसायिक और सामूहिक समूह के मुखिया को जो नगर सेठ के नाम से जाना जाता था। अन्य शहरी समूहों के व्यावसायिक वर्ग जैसे हकीम और वैद्य, चिकित्सक, वकील, विधिवक्ता भी कहा जाता था उसको, और पंडित या मुल्ला जैसे शिक्षक और चित्रकार, संगीतकार, सुलेखक आदि शामिल थे। अब देखिए नेक्स्ट देखिए मर्चेंट कॉरपोरेशन, ये इंग्लिश का वर्ड है बेसिकली। व्यापारिक समुदाय ने गिल्ड से अपनी प्रतिष्ठा और ताकत प्राप्त की हुई। गिल्ड क्या है देखो आगे बताया गया है, जो अपने हितों की रक्षा के लिए स्वायत्तता नियम थे, ठीक है, निगम थे ऐसे जो स्वायत्त मतलब अपने आप से चलने वाले निगम थे। ये निगम औपचारिक रूप से संगठित हुए, मतलब कि ऑफिशियल फॉर्मल वे में जो है संगठित हुए, अपने स्वयं के सदस्यों के लिए नियम और व्यावसायिक आचार संहिता बनाई, जैसे राजा भी स्वीकारते और सम्मान करते थे।
उद्योग और व्यापार पर कर भी राजस्व के प्रमुख साधन थे। कर मतलब कि टैक्स लगाया करते थे, तो मेन उसका साधन था। व्यापारियों को चुंगी करों का भुगतान करना होता था, चुंगी देनी पड़ती थी, जो अधिकांश प्रमुख वस्तुओं पर अलग अलग दर पर लगाई जाती थी, अलग अलग रेट पर लगाई जाती थी। उनका भुगतान नकद व वस्तुओं के रूप में होता था। वस्तुओं के अनुसार सीमा शुल्कों के विभिन्न भिन्नता पाई जाती थी, अलग अलग होते थे। सीमा शुल्क दरें मतलब कि जो आपके बॉर्डर पे जो शुल्क लग रहा है आने में, दरें विभिन्न प्रांतों में अलग अलग थी। नौका कर आय का एक अन्य स्रोत था। उसका भुगतान यात्रियों, सामान, मवेशियों जैसे कि जानवर वगैरह और गाड़ियों से लिए किया जाता था। श्रम कर वसूल मतलब कि जो लेबर पे टैक्स लगता था आपका वर्कर्स पे, वसूलने का अधिकार आमतौर पर स्थानीय और हस्तांतरित किया जाता, मतलब ट्रांसफर स्थानीय को। राजा यह कर संग्रहों ने गिल्ड प्रमुख था, जो ऊपर स्टार्टिंग बात की गई थी गिल्ड की, उसी की बात हो रही है। सीधे व्यवहार हुआ करता था तथा वे अपने साथी व्यापारियों की तरफ से निश्चित राशि का मार्केट टोल मतलब मार्केट टोल यानी कि जो मार्केट में टोल लगता है, टैक्स जिसे हम कहते हैं, का समाधान कर लिया करते थे। गिल्ड व्यावसायिक धार्मिक हितों के संरक्षक के रूप में कार्य करते थे, मतलब उनको संरक्षण प्रोवाइड करते थे। अपने सदस्यों पर निगम कर लगाकर उन्होंने मंदिर निर्माण का कार्य किया। इस प्रकार वाणिज्यिक गतिविधियों ने बड़े व्यापारियों को समाज में सत्ता हासिल करने में सक्षम बना दिया, मतलब उसके काबिल बना दिया। प्रमुख व्यापारिक केंद्र देखे सभी प्रकार के नगर जैसे कि बंदरगाह, कस्बे, निर्माणी नगर, व्यापारिक नगर, पवित्र और तीर्थ यात्रा आदि के शहर थे। उनका अस्तित्व व्यापारी समुदाय और पेशेवर वर्गों की समृद्धि के सूचक थे, मतलब पेशेवर जो प्रोफेशनल लोग थे उनकी समृद्धि हो जाती थी, उनका वेल्थी हो जाते थे वो। प्राचीन भारत में निम्नलिखित प्रमुख व्यापार केंद्र थे। देखो पहले बात आती है पाटलिपुत्र की, आजकल इसे पटना के नाम जाना जाता है। यह केवल व्यापारिक नगर ही नहीं था बल्कि निर्यातक केंद्र भी था, विशेषकर नगीनों का यहाँ पर होता था मेन। पेशावर यह घोड़ों के आयात और ऊनी की प्रमुख निर्यातक केंद्र था। प्रथम शताब्दी ईस्वी में इसका भारत, चीन और रोम के बीच वाणिज्यिक मतलब कि कमर्शियल पर्पस से लेन देन में बहुत बड़ा हिस्सा था। तक्षशिला यह भारत और मध्य एशिया के बीच महत्वपूर्ण भूमि मार्ग पर जमीन पर बना हुआ प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करता था। यह वित्तीय वाणिज्यिक बैंकों का शहर भी था, मतलब बहुत सारे स्टेप है कमर्शियल बैंक्स वहाँ पे थे। बौद्ध काल में शहर को एक महत्वपूर्ण विद्वता केंद्र का स्थान प्राप्त था। प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय यहाँ विकसित हुआ, जिसमें चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया से अध्येता आते थे, मतलब लोग आया करते थे। इंद्रप्रस्थ यह शाही सड़क पर वाणिज्यिक जंक्शन था, मतलब शाही सड़क का एक वाणिज्यिक यानी कमर्शियल जंक्शन था, जहाँ पूर्व एशिया, दक्षिण और उत्तर में जाने वाले अधिकांश मार्गों का एकीकृत मतलब कि एक साथ इकट्ठा हो रहा था। मथुरा यहाँ लोगों ने वाणिज्यिक पर काम किया था। यह व्यापार का एक विक्रय केंद्र था, मतलब बेचने का, खरीदने का। दक्षिण भारत को जाने वाले कई मार्ग मथुरा और भरूच से होकर जाते थे, जगह का नाम है। फिर वाराणसी यहाँ गंगा मार्ग और पूर्व के साथ उत्तर को जोड़ने वाले मार्ग दोनों पर स्थित होने से अच्छे स्थान पर था, क्योंकि दोनों मार्ग वहाँ पे जल से जुड़ने के रहते थे। यह कपड़ा उद्योग के एक बड़े केंद्र के रूप में उभरा और सुंदर गहरे रेशम के कपड़े, चंदन की बिक्री के लिए बहुत प्रसिद्ध था। यह तक्षशिला, भरूच और काजीवरम से भी जुड़ता था, मतलब वहाँ से उसके किनारे लगते थे। मिथिला के व्यापारी बंगाल की खाड़ी में नाव से समुद्र पार करके दक्षिण चीन सागर एवं जावा सुमात्रा और बोर्निया के द्वीपों पर बंदरगाहों के साथ कारोबार करते थे, मतलब व्यापार करा करते थे। मिथिला के प्रथम शताब्दी ईस्वी के शुरुआती वर्षों में दक्षिण चीन में और विशेष रूप से यूनान में व्यापारिक कॉलोनियों की स्थापना की गई थी वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है उज्जैन का। सुमेलानी व कार्नेलियन पत्थर जो नाम है इसके, मलमल और मालो का कपड़ा उज्जैन से विभिन्न केंद्रों में निर्यात किया जाता था, मतलब भेजा जाता था। तक्षशिला और पेशावर के थल मार्गों मतलब जो जमीन के मार्ग थे से उसके पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक संबंध भी हो गए थे। सूरत में देखिए मुगल काल में यह पश्चिमी व्यापार का
विक्रय केंद्र था। सूरत का कपड़ा जरी के सुनहरे बॉर्डर के लिए मशहूर था। यह उल्लेखनीय है कि सूरत की हुंडियाँ मिस्र, ईरान और बेल्जियम के दूर दराज के बाज़ारों में भी चल जाया करती थी। वहाँ की हुंडी की इतनी वैल्यू थी। कांची, इसे आजकल कांजीवरम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर चीनी लोग विदेशी जहाज़ों में मोती, कांच और दुर्लभ पत्थरों को खरीदने के लिए आया करते थे और बदले में सोना और रेशम बेच जाया करते थे। फिर मदुरै, यह मन्नार की खाड़ी के मोती मत्स्य पालन को नियंत्रित करता था। मत्स्य पालन मतलब मछली पालन का, और मोती गहने और फैंसी कपड़े का एक प्रमुख निर्यातक केंद्र था। इसने सामुद्रिक व्यापार चलाने के लिए विदेशी व्यापारियों, विशेषकर रोमनों को आकर्षित किया था। रोमन के लिए भरूच, यह पश्चिमी भारत का महानतम वाणिज्यिक शहर था। यह नर्मदा नदी पर स्थित था तथा सड़क मार्ग से सभी महत्वपूर्ण मंडियों से जुड़ा भी हुआ था। फिर नेक्स्ट आ रहा है कावेरीपट्टम। इसे कावेरीपट्टम के नाम से भी जाना जाता है। पट्टक की जगह पट्टम के नाम से भी जाना जाता है। शहर के रूप में यह अपनी बनावट में काफ़ी वैज्ञानिक था तथा माल की ढुलाई इत्यादि के लिए उत्तम सुविधाएं प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। विदेशी व्यापारी इस शहर में अपने मुख्यालय रखते थे। मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन और सुदूर पूर्व से व्यापार करने के लिए यह सुविधाजनक था। यह सौंदर्य प्रसाधन जैसे कि कॉस्मेटिक्स, इत्र, परफ्यूम, पाउडर, रेशम, ऊन, कपास, मोती, मुगा, इस धातु के नाम लिए जा रहे हैं, सोने और कीमती नगीनों के लिए व्यापार का केंद्र था। यह नगर जहाज निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध था। इस टाइप के वहाँ जहाज बनाए जाते थे। फिर नेक्स्ट आ रहा है तार्म लिप्पी। यह पश्चिमी और सुदूर पूर्व बहुत दूर के साथ समुद्री और थल मार्गों से जुड़े सबसे बड़े बंदरगाह में से एक था। यह सड़क मार्ग से बनारस और तक्षशिला से तथा सूरा के माध्यम से सुदूर देशों के साथ काला सागर तक जुड़ा हुआ था। नाम जगह के लिए गए हैं। फिर नेक्स्ट है प्रमुख निर्यात और आयात क्या क्या हुआ करते थे। निर्यात में जैसे मसाले, गेहूँ, चीन, नील, अफीम, तिल का तेल, कपास, रेशम, तोते, जीवित मवेशी, पशु उत्पाद, खाले, पशु उत्पाद में खाले जिनकी जो चमड़ी ऊपर की होती थी, फर, जो इनके ऊपर के फर रहते थे आपके, जैसे कि जो मुलायम मुलायम सा होता है, सींग, चमड़ा, कछुआ कवच, मोती, नीलमणि, चमकीले पत्थर, क्रिस्टल्स, लैपिस लाजुली, ग्रेनाइट, फिरोज़ा और तांबा आदि इसमें शामिल थे। और आयात में घोड़े, पशु उत्पाद, चीनी सबसे ज़्यादा होती थी यहाँ पे, सिल्क, फ्लैक्स, लैनिन, मणि, सोना, चांदी, टीन, तांबा, सीसा, माणिक, ये सब पत्थरों की बात हो रही है, पुखराज, मूंगा, कांच और एम्बर शामिल थे इसमें। तो अच्छा दोस्तों, फिर आज की वीडियो के लिए रहेगा। नेक्स्ट हम सेकंड इसके भाग 2 में आगे इस चैप्टर का और जिक्र करेंगे, आगे इस चैप्टर को डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको देखो वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको कोई ज़रूरत है तो आप उसमें कमेंट करके आप उसे मैसेज में पूछ भी सकते हैं। आप इस वीडियो में भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।